गोबलिन्स गुस्से से लड़ाई में उतर पड़े। हंसते चिल्लाते वे लिन की ओर दौड़े। उसकी आंखें चमक रही थीं। राक्षस उसकी ओर लपके। एक ही वार में लिन ने सभी गोबलिन्स के शरीर चीर डाले। जब वह जमीन पर उतरा तो उसके पीछे गोबलिन्स के कटे हुए अंग जमीन पर गिरने लगे। पलटकर लिन ने अपनी तलवार जमीन में गड़ा दी और कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ही इस भीषण युद्ध के लिए अभ्यस्त हो गया हूं। फिर उसने आगे कहा, इन राक्षसों का स्तर सिल्वर द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए मुझे लगता है कि अब उच्च स्तरीय युद्धों में जाने का समय आ गया है। गोबलिन्स का खून उसके पैरों तक बह रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी तलवार कंधे पर फेंकी और जाते हुए कहा, जब भी हो सकेगा मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। उसने यह भी कहा, मैंने आज तलवार इतनी जोर से घुमाई है कि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ा आराम करना चाहिए। साथ ही वह मन ही मन कह रहा था, यह आलस्य की बात बिल्कुल नहीं है। आखिरकार मैंने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है। शारीरिक विकास हमेशा गौण रहा है। अगर मैं ज्यादा काम करता हूं तो मेरे शरीर पर अच्छा असर नहीं होगा। इसीलिए काम और आराम का नियम अपनाना जरूरी है। जब वह बैठक स्थल पर पहुंचा तो उसने जमीन पर किताबें पड़ी देखीं। उन्हें देखकर लिन ने अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य से कहा, यह बहुत अजीब है। आमतौर पर सिल्वर हमेशा यहाँ मेरी ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार करती थी, लेकिन वह मेरे सपने में नहीं थी। यह पहली बार था। यह कहकर वह उसके पास बैठ गया और बोला, शायद वह किसी काम में व्यस्त है। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यह कहकर लिन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। विशाल पेड़ के तने पर पीठ टिकाते हुए उसने कहा, अब जब मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूं, ये बात इतनी स्पष्ट हो रही है। यहाँ बहुत शांति है। मौन और एकांत में समय बिता रहा हूँ। सुंदर लेकिन जमे हुए से लगने वाले दृश्यों का आनंद ले रहा हूं। उसने पेड़ के पत्तों की ओर देखते हुए कहा, यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अकेली है। लिन ने अचानक अपना हाथ बगल में फैलाते हुए कहा, अगर मैंने सोचा होता तो दोस्ती के बारे में उसके ये शब्द मेरे दिल को जरूर छू गए होते। जब से हम मिले हैं उसने मेरी बहुत मदद की है। उसने आगे कहा, उस फल को खाने के बाद मेरे शरीर में बहुत बदलाव आया है। मुझे लगा कि मैं बहुत मजबूत हो गया हूं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। एक बार जब वह मुझे तलवारबाजी सिखा देगी तो वह मुझे दूसरे युग का सच्चा इतिहास बताएगी। मैं सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इस समय सिल्वर ध्यान से जर्नी टू द वेस्ट किताब पढ़ रही थी। लिन के हाथ में जादुई ऊर्जा प्रकट हुई। उसने कहा, ईथर के संचय में कोई समस्या है। अपने हाथ की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, वह कह रही थी कि मुझे अपना सपना खुद बनाना है, लेकिन प्रगति धीमी है। दयनीय भौहें चढ़ाते हुए उसने मन ही मन कहा, शुरू से ही मुझे शक था कि कहीं उसने मुझे जानबूझकर सबसे कठिन तरीका तो नहीं बता दिया। इसीलिए पहला मौका मिलते ही उसने उससे इसके बारे में पूछा। उस दिन उसने हाथ उठाकर सिल्वर को अपने सपने बनाने की विधि याद दिलाई और कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन तुम्हारे जैसा एकदम साफ सपना बनाना मुश्किल है। क्या कोई आसान तरीका है? सिल्वर मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ी। एक पल सोचने के बाद वह बोली, मुझे असल में नहीं पता कि इंसान ईथर को कैसे महसूस करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी विधि सिखा रही हूं। उसने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो। यह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अपनी यादें छोड़ने के बाद लिन ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और धीरे से पूछा, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही हो? उसने कहा, तुम अब तक की सबसे गैर जिम्मेदार शिक्षिका हो। मन ही मन वह खुद से कह रहा था। अब हम जानते हैं कि वह इंसान नहीं थी, लेकिन उसने अभी तक यह नहीं बताया कि वह वास्तव में कौन थी। इसीलिए इस बारे में आगे नहीं जाना बेहतर है। इन विचारों के साथ उसने अपना सिर उठाया और कहा, बहरहाल तुमने मुझे एक पूरी तरह से नई दुनिया की खोज में मदद की। जबकि सिल्वर विशाल पेड़ के दूसरी तरफ थी, लिन कहता रहा, कभी कभी मैं विश्वास भी नहीं कर पाता कि मेरे जैसे नश्वर को अपने सपनों में ऐसी सुंदरता से मिलने का अवसर मिला। वह न केवल मुझे तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार थी, बल्कि सक्रिय रूप से अपना अनूठा ज्ञान भी साझा करती थी। यह सुनकर सिल्वर के कानों के सिरे लाल हो गए। लिन ने ठुड्डी पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सोचूं तो वह मुझे शिक्षा दे रही है,
मुझे उसे गुरु या गुरु कहना चाहिए। पेड़ों के पत्तों को देखते हुए उसने आगे कहा, यह आमतौर पर बड़े और अधिकार प्राप्त लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर वह सिल्वर को कैसे संबोधित करे? इतनी सुंदर लड़की के लिए किस तरह का संबोधन उपयुक्त होगा? लिन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। अगर सिल्वर यह सुनती तो वह जरूर नाराज हो जाती, लेकिन वह हमेशा इतनी संयमित और परिपक्व सोच रखती थी, इसीलिए उसे नाराज नहीं होना चाहिए। सिल्वर ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा एक किताब से ढक लिया और अचानक उसे जमीन पर रख दिया। पेड़ के पीछे से झांकते हुए सिल्वर ने लिन की ओर हाथ हिलाया और कहा, ऐसा लग रहा है कि तुमने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। लिन मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं बुनियादी स्तर पर पहुंच चुका हूं ताकि प्रदर्शन कर सकूं। सिल्वर मुस्कुराई और बोली, जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि आम राक्षसों से कैसे लड़ा जाता है। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। जैसे ही सपनों का साम्राज्य फैलने लगा, जमीन हिलने लगी। एक सफेद तंतु अचानक फूट पड़ा। सिल्वर ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, अब अगले चरण में जाने का समय आ गया है। लिन के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसने कहा, मुझे लग रहा है कि इन प्रतिद्वंद्वियों का स्तर मेरे स्तर से थोड़ा अलग है। सिल्वर ने हाथ हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इन जीवों का स्तर पिछले जीवों से थोड़ा ऊंचा है। सपने में जो कुछ भी हुआ वह आंशिक रूप से वास्तविकता में परिलक्षित होगा। उसने अपनी उंगली उठाई और कहा, यह किसी तरह की प्रेरणा है। लिन ने अपने होंठ भींचे और कहा, मुझे एक अजीब सा पूर्वाभास हो रहा है। फिर उसने पूछा, क्या तुम नाराज हो? सिल्वर ने आंखें बंद कर लीं और कहा, इसकी कोई वजह नहीं है। फिर पूछा, तुमने ऐसा क्या कहा जिससे मैं नाराज हो जाऊं? जबकि लिन के चेहरे से पसीना नदी की तरह बह रहा था। सिल्वर मुस्कुराई, उसकी नजरों से नजरें मिलाईं और कहा, तुम इस आसान सी परीक्षा को पास कर लोगे। लिन ने तलवार को कसकर पकड़ लिया और जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। उसने दांत पीस लिए। आगे छलांग लगाते हुए उसने अपनी तलवार जोर से घुमाई। जैसे जैसे वह राक्षस के और करीब पहुंचता गया, उसने सोचा, उस दिन के बाद यह बात मेरे मन में बैठ गई थी कि मुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और सिल्वर को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। उसका हाथ पूरी तरह मुड़ गया था। बिस्तर से गिरने के बाद लिन ने अपनी ताकत से कहा, मानो मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों। आंखें घुमाते हुए उसने सोचा, सिल्वर दयालु है। ये राक्षस अजेय नहीं है। वास्तव में उनकी युद्ध शक्ति लगभग कैंडेला के बराबर थी, जो काफी हद तक हल करने योग्य थी। लेकिन निश्चित रूप से मैं उससे बहुत दूर हूं। यह उदाहरण देने लायक भी नहीं है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लिन ने मून से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि मैं दुकान से एक दिन की छुट्टी ले लूं और कल से काम पर लग जाऊं। थोड़ी देर बाद मून ने बॉस को दुकान के काउंटर पर सोते हुए देखा। लिन के मन में वह सिल्वर के साथ उस विशाल राक्षस के सामने खड़ा था। वे दोनों उस घायल राक्षस के जबड़ों पर एक साथ खड़े थे। लिन उसकी गोद में लेटा हुआ था और वह उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। मून अपनी बाहें क्रॉस करके उसे ध्यान से देख रही थी। लिन ने एक ऊर्जा का गोला हाथ में पकड़ा। उसका मुंह आश्चर्य से खुला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं। दांत पीसते हुए उसने पूछा, क्या यह सचमुच काम करता है? सिल्वर ने अपनी बाहें पीठ के पीछे मोड़ ली। मुस्कुराते हुए उसने लिन को एक स्वप्न लोक बनाने में सफलता के लिए बधाई दी, जो सिर्फ उसका था। उसके सामने मेज पर वाइल्ड को बचाने की योजना वाले कागज रखे थे। एक हफ्ते बाद भोर में लाल सूरज निकला। लिन ने एक नई जैकेट पहनी। उसने अपनी टोपी सिर पर रख ली। आखिरकार उसने अपनी टाई ठीक की। हाथ उठाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब उस बूढ़े विली को बचाने जाने का समय आ गया है। हालांकि पहले से तय समय से थोड़ा देर हो चुकी थी, लेकिन यह कोई जरूरी बात नहीं थी। रात में तलवारबाजी और अपने सपनों का साम्राज्य बनाने की वजह से वह काफी थका हुआ था। इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने दिन में आराम करने का फैसला किया और उसने किया भी। इससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक आलसी और हमेशा सोता रहता है। जाने से एक दिन पहले उसे पता चला कि मून इस पूरे समय यही सोच रही थी कि पवित्र तलवार वायलिन केस बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है।
इसलिए उसकी नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे दिन रात बिना रुके काम करने पर मजबूर कर दिया था, जबकि वह हमेशा आलस्य में डूबा रहता था। यह अच्छी बात थी कि यह बच्चा प्रतिशोधी नहीं था। अपनी यादें छोड़ने के बाद लिन ने अपनी टोपी ठीक की और कहा, हालांकि यह मेरी मूल योजना नहीं थी, लेकिन अगली बार मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मून को देखते हुए उसने आगे कहा, मैं लाइब्रेरी की देखभाल का कठिन काम तुम पर छोड़ देता हूं। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? एक ग्राहक के साथ जाने की प्रक्रिया क्या होती है? मून ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और चिल्लाकर कहा, मुझे सब कुछ याद है। मुझे अपने पूरे उत्साह और वाकपटुता से ग्राहक की जरूरतें पूरी करनी है और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। यह सुनकर लिन ने दरवाजा खोला और कहा, मेरी अनुपस्थिति में तुम किताबों की दुकान की मुख्य और एकमात्र विक्रेता हो। मुझे यकीन है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मून ने बॉस को हाथ हिलाकर इशारा किया। बाहर जाकर लिन ने नाक और नेविगेटर निकाल लिया। वह कह रहा था, अगर मैं पैदल चला तो काफी समय लग जाएगा। तभी उसकी परछाई में स्याही दिखाई दी। लिन ने तुरंत इस ऊर्जा को महसूस किया। उसने आंख के कोने से अपनी परछाई पर नजर डाली और पूछा, क्या तुम ब्लैकी हो? स्याही ने दीवार पर एक तीर बना दिया। उसे देखकर लिन मुस्कुराया और बोला, पोर्टल ने चीजें बहुत आसान कर दी हैं। मन ही मन यह सोचते हुए कि लगता है ब्लैकी हाल ही में ज्यादा दिखाई देने लगा है और उसकी मदद करने को तैयार है, उसने सोचा, क्या मैंने सचमुच उसे खुश करने के लिए कुछ किया है? उसने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और कहा, मैंने अपनी किताबें खुद नहीं बेची। एक गली में मुड़ते हुए उसने सोचा कि हाल ही में क्या हुआ था। उसने उस युवा गिरोह को मुश्किल रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ला दिया था। फादर विंसेंट का परिचय देते हुए उन्होंने आगे कहा, नशे की लत में डूबे रहने के बाद उन्हें नई उम्मीद मिली है। अब अपनी प्रेरणा से वे सत्य की खोज में हैं। एक और कदम बढ़ाते हुए लिन ने मान लिया कि ब्लैकी उसके कार्यों से सहमत है और चाहता है कि वह इसी भावना से आगे बढ़ता रहे। यह सोचकर उसने एक दृढ़ कदम उठाया। अचानक उसने देखा कि वह एक विशाल हवेली के सामने खड़ा है। उसी क्षण वह आश्चर्य से पलटा। उसके पीछे खड़ा अश्वेत ब्लैकी गायब होने लगा। लिन ने अपना हाथ बढ़ाया और मन ही मन कहा, लगता है ब्लैकी ने भी वही शक्ति इस्तेमाल की है जिसका इस्तेमाल उसने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए किया था। लेकिन पहले मुझे बूढ़े विली की जांच करनी होगी। इन्हीं विचारों के साथ उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर मेज पर खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। दूसरी मेज पर एक राक्षसी किताब और तरल पदार्थ से भरी कई कुप्पियां रखी थीं। एक मृत और सड़ती हुई लाश से कीड़े रेंग रहे थे। छत के नीचे एक जादुई घेरा था। लबादा पहने वाइल्ड ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, जल्द ही बलिदान का तीसरा चक्र शुरू होगा। मुझे बस किताब में बताए गए सभी चरणों का पालन करना है, हेलिक्स का खून निकालना है और फिर स्वप्न के जानवरों की शक्ति का इस्तेमाल करना है। तभी उसे कोंगटिंग का शुद्धतम भेड़िया रक्त प्राप्त हो सकेगा जिसमें स्थानिक शक्ति होती है। वाइल्ड अपनी चमकती आंखों और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंसा और आगे कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा परिचित एक विनाशकारी स्तर का स्वप्न जानवर होगा। इसलिए हेलिक्स जैसे निकम्मे व्यक्ति पर इतना समय बिताना व्यर्थ नहीं था। लेकिन अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे वह अचानक पीछे मुड़ गया। उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी और उसने नाराजगी से भौहें सिकोड़ लीं। अपना मुखौटा संभालते हुए उसने सोचा, मुझे आकाश में कोई उतार चढ़ाव भी महसूस नहीं हुआ। फिर कोई अचानक मेरे दरवाजे पर कैसे आ गया? अपने चेहरे को हाथ से ढकते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दीवारों के पार से उसे लिन मुस्कुराते हुए खड़ा दिखाई दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? शायद अपनी किसी योजना के चलते? वाइल्ड के हाथ कांपने लगे। वहां लाशों के सिर जंजीरों से लटके हुए थे। उसने सोचा, अभी सही समय नहीं है। कुछ देर बाद लिन इमारत में आया। वाइल्ड ने दरवाजा खोला और कहा, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। तुम यहां क्या कर रहे हो? लिन ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मैं हाल ही में किताबों की दुकान पर नहीं गया था। चूंकि मेरा नया सहायक दुकान की देखभाल में मदद कर रहा था, मेरे पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए मैं रुक गया। लिन ने ऊपर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे आने से कोई परेशानी नहीं होगी।
वाइल्ड की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह बेचैनी से हाथ हिलाने लगा और बोला, लिन का मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम मेरी योजनाओं और कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ हो, इसलिए मुझे अपनी बातों में सावधानी बरतनी चाहिए। पीछे की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अंदर आओ, मैं चाय बना देता हूँ। लिन अंदर आया और बोला, वाइल्ड, तुम काफी दूर रहते हो। वाइल्ड ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें सार्वजनिक परिवहन में कुछ घंटे बिताने पड़ेंगे। लिन की पीठ देखते हुए उसे लगा कि उसने उसे कहीं से अपने दरवाजे पर आते देखा है। आगे बढ़ते हुए वाइल्ड ने कहा, मुझे एक ज्यादा सुकून भरे माहौल की जरूरत है। लिन ने अपना कोट टांग दिया और जवाब दिया, तुम्हारे काम की शोध प्रणाली को देखते हुए अनुकूल माहौल के बिना यह मुश्किल हो सकता है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। मुड़कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कपड़ों का बहुत अच्छा शौक है। कपड़ों को देखकर लिन को लगा कि उसने घर के बने पजामे को प्रवेश द्वार पर ही देख लिया था। उसके कपड़ों से एक रहस्यमयी आभा आ रही थी, मानो किसी जादूगर का लबादा हो। ये ऐसी चीज थी जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं पहनते। इसलिए उसने सोचा, क्या मेरे पुराने दोस्त को भी कपड़ों का वही शौक होगा? हाथों में अखबार लिए जोसेफ खरगोशों वाले पजामे में शौचालय पर बैठ गया। वाइल्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सोचकर कि यह चोगा काले सम्राट के अनुयायियों का प्रतीक है, उसने सिर झुका लिया। उसने सोचा, क्या लिन ये संकेत दे रहा है कि उसका गुरु महान है और उसने सही गुरु चुना है? क्या लिन उस गुरु को जानता है? दांत पीसते हुए उसने उस किताब के बारे में सोचा, जो जादू की एक अजीब दुनिया थी, जो मृत्यु और जीवन के नियमों को जोड़ने की कोशिश करती थी। उस समय उसके लिए इसे समझना मुश्किल था। विचारों में डूबे वाइल्ड को याद आया कि उस समय लिन ने कैसे कहा था, यह किताब किसी दानव ने लिखी है। लेकिन ऑगस्टस पहले युग का आखिरी जीवित दानव था। उसके अलावा दुनिया में कोई और दानव नहीं था। तो या तो यह किताब पहले युग की है या ऑगस्टस ने इसे लिखी है। वाइल्ड ने सोचा, शायद ये वैसा ही है जैसे मैंने किताबों की दुकान के मालिक को अपनी सबसे प्रिय कृति दी थी। शायद ऑगस्टस ने लिन को अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना दी हो। उसका शरीर कांप उठा। वाइल्ड ने सोचा, ऐसी परिकल्पना से मेरा मुंह सचमुच सूख गया होगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने सोचा, इसके बावजूद महलन लिन का रहस्यवाद और भी गहरा लग रहा था। उसके सामने खड़ा लिन एक घने कोहरे जैसा लग रहा था, जिसे भेदना नामुमकिन था। शायद वह सचमुच कोई भगवान भी हो सकता है। वाइल्ड कप लेकर मेज के पास पहुंचा। लिन के पास जाकर उसने कप में चाय डाल दी। लिन ने उत्साह से चाय की चुस्की ली। सिर झुकाकर उसने तारीफ के लिए शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, इस कपड़े का मेरे लिए एक खास मतलब है, क्योंकि यह मेरे जीवन के सबसे अहम दौर का प्रतीक है। चाय की ओर देखते हुए उसने उदास होकर कहा, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। लिन ने अपनी टांगें क्रॉस करके खड़ी कर लीं। उसने सोचा, विली अभी भी अपनी जवानी की याद में इसे रखता है। वाइल्ड को सचमुच अतीत की याद आती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसे अपने ही बच्चे ने धोखा दिया। एक घूंट भरते हुए लिन ने सोचा, ऐसा इंसान खलनायक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वह सचमुच ब्लड फेस्ट में शामिल हुआ है तो उसे मजबूर किया गया होगा, या इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। वाइल्ड ने सिर उठाया और पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से यहां आए हो? अपना प्याला नीचे रखते हुए लिन ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल सही। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, मैं जानता हूं कि तुम ब्लड फेस्ट में शामिल हो गए हो। क्या तुम मेरी दी हुई सलाह भूल गए हो? वाइल्ड ने निराशा में आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं इसे एक पल के लिए भी नहीं भूला। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं अपनी आगामी मुलाकात का इस्तेमाल उन्हें किताबों की दुकान का अनुयायी और ग्राहक बनने के लिए मनाने में करना चाहता हूं। लिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भौहें चढ़ाकर उसने हैरान होकर पूछा, मेरे अनुयायियों? लिन ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या उसने अभी अभी उसके अनुयायियों का जिक्र किया था? यह सुनकर वाइल्ड ने दांत पीस लिए और मन ही मन कहा, उसने यह बात हाथ से जाने दी। उसने आगे कहा, किताबों की दुकान के मालिक ने कभी नहीं कहा कि उसे अनुयायियों की जरूरत है। वह हमेशा ग्राहकों को किताबें सुझाता था, उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकालकर एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करता था। लिन ने जरूरतमंद व्यक्ति को एक किताब दी। वाइल्ड को जो किताब मिली थी
उस पर एक बड़ा सा आंख और एक शिलालेख था, सिल्ट्स डेस गोल्स। उसने उसे देखकर मन ही मन सोचा, इस किताब को पढ़ने के बाद ही उसे अपने असली इरादे समझ में आए, क्योंकि इसमें कई तरह की शेष कई तरह की बल प्रथाएं लिखी थीं। छत पर लगी एक शक्तिशाली जादुई सर्कल शक्ति को सोखता है। एक बलि का अनुष्ठान किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। पुस्तक में वर्णित विधियां अत्यंत क्रूर और असभ्य थीं, लेकिन साथ ही रहस्यवाद से ओतप्रोत भी। यदि ये अनुष्ठान किसी देवता के लिए किए जाते तो वह निश्चित रूप से एक दुष्ट देवता होता। वस्त्रधारी लिन हाथ ऊपर करके एक अशुभ अनुष्ठान कर रहा था। चूंकि उसने यह पुस्तक लिखी है, इसलिए निस्संदेह वह एक उपदेशक की भूमिका में है। वाइल्ड ने अपना हाथ उठाया और मन ही मन कहा, सच कहूं तो उसने मान लिया था कि दोनों एक ही हैं, जिसके कारण उसने गलती से यह बात कह दी। यह सोचकर उसने अपना हाथ नीचे किया और उलझन में कहा, उसका मतलब किताबों में विश्वास करने वालों से था। अपना हाथ बगल में फैलाते हुए उसने आगे कहा, उसने हमेशा उसकी निस्वार्थ भाव से मदद की थी और उसने कभी उसका बदला नहीं चुकाया, जिसका उसे अफसोस था। लेकिन हर भौतिक चीज उसे इतनी तुच्छ लगती थी कि एक गार्गोयल उसका बदला चुकाने के लिए काफी नहीं थी। उसे उसकी भी जरूरत नहीं थी। लिन की दुकान में मौजूद गार्गोयल ने ये शब्द भांप लिए, जिससे मून चौंक गई। अचानक वाइल्ड ने अपनी मुट्ठी बांध ली और दृढ़ता से कहा, इसीलिए उसने उनकी महान विचारधारा का पालन करने का फैसला किया है। उसने लिन की ओर देखते हुए कहा, ब्लड फेस्ट एक सड़ा हुआ संगठन है जो पतित लोगों से भरा है और इसलिए यह शिक्षाओं के प्रसार का प्रारंभिक बिंदु होगा। उसकी आंखों में प्रतीक उभर आए और वह चिल्लाया, इससे भटके हुए लोगों को जीवन का सही अर्थ मिलेगा और वे उस व्यक्ति की शिक्षाओं को भी सुनेंगे। लिन ने यह सुनकर चुपचाप अपने प्याले का घूंट लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन कहा, उसने कभी नहीं सोचा था कि वाइल्ड इसी वजह से ब्लड फेस्ट में शामिल हुआ था। उसने सफेद वस्त्र पहने लोगों के बीच वाइल्ड की कल्पना की और आगे कहा, इसे शामिल होना नहीं माना जा सकता। यह विद्रोह भड़काने और उस संगठन को अंदर से नष्ट करने के लिए घुसपैठ थी, जो भटके हुए लोगों को जीवन का सही अर्थ खोजने का मौका देगा। यह इतना आडंबरपूर्ण था कि उसके निर्देश व्यर्थ नहीं गए। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में आंसू लिए वह खुद से कह रहा था, जहां उसके दूसरे मुवक्किल अभी भी आत्मज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं उसने अतीत के पछतावे से लगभग छुटकारा पा लिया था। उससे भी बढ़कर उसे उसकी इच्छा शक्ति विरासत में मिली थी। उसने पतित लोगों का नेतृत्व करने, उन्हें एक नया जीवन पाने का मौका देने का फैसला किया था। अविश्वसनीय रूप से सरल, असीम कृतज्ञता। उन्हें अपनी शिक्षाएं सुनाने के लिए यह कानों को सुकून देने वाला था। लिन ने खुद को मंच पर खड़े होने की कल्पना की और कहा, न केवल उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया और अपने ज्ञान को व्यवहार में लाया, बल्कि वह सभी साधारण लोगों, ज्ञान के प्यासे सभी मुवक्किलों के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी समझता था। लिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गालों पर लाली के साथ कहना जारी रखा, यही कारण था कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को जोखिम में डालकर अपराधियों को किताबों की दुकान तक लाया, उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। वह उसका जीवन साथी था। उसके 2 साल का काम और मार्गदर्शन व्यर्थ नहीं गया, लेकिन उसकी उम्र के आदमी के लिए यह बहुत खतरनाक था। इसलिए उसे दोस्ताना सलाह देनी जरूरी थी। ये विचारते ही उसने गहरी सांस छोड़ी और वाइल्ड की ओर मुड़ा। अचानक उसकी आंखों में सदमा छा गया और वह वहीं जम गया। वह गलियारे के अंत की ओर देखता रहा। एक खूनी निशान एक कमरे की ओर जाता था। अपने मन में वह लगातार चीख रहा था। बाहर वह भौहें चढ़ाकर खुद से पूछ रहा था, क्या हो रहा है? उसने आगे कहा, उसकी आत्मा उसकी एड़ी में है, लेकिन उसे शांत होने की जरूरत है। जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि मामला क्या है, उसे वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए समय निकालने की जरूरत थी, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो वह मंथन करेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन विचारों के साथ उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, अपने अनुभव के आधार पर पहली नजर में ही साफ था कि यह खून था, कोई लाल चटनी या कोई और लाल पदार्थ नहीं। लिन अपनी आंखों के कोने से खून के कुंड को घूरता रहा और आगे कहा, बढ़ते हुए कुंड को देखकर लगता है कि वहां काफी खून था। शायद खून का कोई बड़ा बर्तन या कोई बड़ा जानवर रहा होगा।
फिर उसे आश्चर्य हुआ, वाइल्ड के घर के फर्श पर इतना खून क्यों था? मन ही मन डरे हुए उसने अपना हाथ मुंह पर रखा, चीखते हुए पूछा, क्या वहां सचमुच कोई लाश है या यह इंसान का खून भी है? लेकिन बाहर से चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद के साथ उसने शांति से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य दिमाग वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा ही सोचता होगा, लेकिन निष्कर्ष कुछ आधारों पर आधारित होने चाहिए। वाइल्ड को देखकर, जिसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, लिन ने सोचा, एक तो विली अब तक ईमानदार, शांत और स्पष्टवादी रहा है। ऐसा व्यक्ति इतना अमानवीय काम नहीं करेगा। दूसरी बात, उसने निश्चित रूप से एक हत्यारे जैसा व्यवहार नहीं किया। वह निश्चिंत दिख रहा था, जैसा कि किसी खुशमिजाज साथी के साथ चाय की चुस्की लेते हुए बातचीत करते समय होना चाहिए। वह उसको काफी समय से जानता था और उसे विश्वास था कि वह उसे धोखा नहीं देगा। और अगर वह खेल भी रहा होता, तो भी वह असामान्य व्यवहार जरूर करता। थोड़ी देर रुकने के बाद लिन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि वह बस एक अकेला, विकलांग बूढ़ा आदमी है। लाश से छुटकारा पाना आसान नहीं है और वह अपने हाथ में चाकू भी नहीं पकड़ सकता। इतना दयालु इंसान, जिसे अपने दत्तक पुत्र के विश्वासघात पर यकीन नहीं हो रहा था, इतना भयानक काम कैसे कर सकता है? अगर आप गौर करें, तो उस ब्लड फेस्ट से उसके संबंध को देखते हुए, अगर वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहे थे, तो यह खून भी उनका ही काम हो सकता है। यह सोचकर उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। गलियारे से नजर हटाए बिना उसने सोचा, आज वह सिल्वर द्वारा सिखाई गई ब्लेड कला का इस्तेमाल उनके गंदे दिलों को साफ करने के लिए करेगा। लेकिन कुछ भी मानने से पहले उसे सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। इन विचारों के साथ लिन ने धीरे से अपना मुंह खोला। फिर उसने खून से सने तालाब की ओर उंगली उठाई और ठंडे स्वर में कहा, वाइल्ड के इरादे नेक हैं, लेकिन ये क्या है? उसने अपनी डरी हुई निगाहें वापस फेर ली। वह जल्दी से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, उसे बहुत अफसोस है। वाइल्ड दौड़कर पोछा लगाने वाले के पास गया और चिल्लाया, वह जल्दी में सफाई कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वाइल्ड को उसके लिए सचमुच अफसोस है कि उसने ऐसा नजारा देखा। लिन उलझन में मुस्कुराया, यह सोचकर कि वह इतना स्वाभाविक व्यवहार कर रहा था, मानो इसमें कुछ भी अजीब न हो। वह ऐसा पहले भी कई बार कर चुका हो। फिर उसने हाथ बढ़ाकर पूछा, खून में क्या गड़बड़ है? वाइल्ड ने अपना सिर नीचे कर लिया, यह सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि लिन दुखी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने होंठ चाटे और लाश खाने वाले संप्रदाय के अनुसार बलि की रस्म निभाई। वे रस्में और अनुष्ठान जो लिन ने खुद लिखे थे और जो एक पवित्र और सुंदर रस्म होनी चाहिए थी, उसे इतना अश्लील बना दिया गया था। लेकिन वह एक काला जादूगर है जो अक्सर मारता और मिटाता रहता है, इसीलिए अगली बार वह रस्म पर ज्यादा ध्यान देगा। वाइल्ड ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, अजीब तरह से सोचते हुए, जब कोई नहीं देख रहा होता तो सब ठीक होता है, लेकिन जब लिन के सामने यह क्रूर तकनीक उजागर होती है तो यह शर्मनाक होता है। लिन के शब्द उसकी लापरवाही की सजा है। वाइल्ड धीरे से मुड़ा और बोला, उसकी रचना पढ़ने के बाद उसने लगन से इनमें से कुछ रस्मों को आजमाने की कोशिश की। अपनी बाहें क्रॉस करते हुए उसने उत्साह से कहा, यह मुश्किल था, क्योंकि उनमें से कुछ का अर्थ समझना मुश्किल है और उन्हें दोहराना तो और भी मुश्किल। उसने हाथ नीचे कर लिए और कहा, सब कुछ ऐसे ही हुआ। लिन के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसने सोचा, उसकी किताब मुख्यतः चीनी लोक रीति रिवाजों के बारे में है और उसमें प्राचीन काल के कुछ रीति रिवाजों का जिक्र भी है। उसको याद आया कि उस समय उसने कितनी सारी जानकारियां जुटाई थीं। जैसे प्राचीन सम्राट अक्सर एक अनुष्ठान करते थे जिसमें वे देवताओं के लिए एक गाय, एक भेड़ और एक सूअर की बलि देते थे। निचले अधिकारी भी एक भेड़ और एक सूअर की बलि देते थे। उसने सोचा, प्राचीन मान्यताओं में 3 प्रकार के हिरण 3 बलि पशु थे जिन्हें देवता खुशी से खाते थे, लेकिन कुछ और भी अनुष्ठान थे। पुस्तक को और अधिक रोचक बनाने के लिए और क्योंकि प्राचीन चीनी बलि समारोह भोजन और संस्कृति से जुड़े थे, वह अक्सर कुछ रीति रिवाज और खाना पकाने के तरीके भी जोड़ता था ताकि पुस्तक की सामग्री बहुत उबाऊ न लगे। लिन ने अपने चेहरे पर हाथ मारा, यह सोचकर कि विली बहुत जिज्ञासु है। किसने सोचा होगा कि वह खुद को केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि पुस्तक में वर्णित अनुष्ठानों का अनुकरण करने की कोशिश करेगा।
लिन के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं जब उसने कल्पना की कि वाइल्ड चाकू लहरा रहा है, एक बेचारे मुर्गे, बत्तख या शायद एक सूअर को भी काट रहा है, फिर खून बहाकर उसकी अंतड़ियां निकाल रहा है। मेज पर झुककर उसने सोचा, उसकी किताब में लिखा सब कुछ हुआक्सिया के बलिदान उत्सव में बनने वाले खाने की रेसिपी है। बिना खाना पकाने का अनुभव रखने वाले चीनी व्यक्ति को भी इसे बनाने में मुश्किल होगी। वाइल्ड जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। लिन ने एक तरफ मुड़कर सोचा, नुओजिन में 3 साल रहने के नाते वह कह सकता है कि खाने की गुणवत्ता चीनी खाने के करीब है। वह दीवार के पीछे के गंदे और दयनीय दृश्य की लगभग कल्पना कर सकता है। जमीन पर ढेर सारा खून और लाशें बिखरी थीं। लिन ने सिर झुकाकर उससे पूछा, वह क्या कह सकता है? उसने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, चूंकि मैं यहां हूं। लिन ने खड़े होकर कहा, वह उसे यह करना सिखाएगा। वाइल्ड ने अपनी हथेलियां आगे की ओर उठाईं और जोर से चिल्लाया, उसने जो किया वह बहुत भद्दा है और उसे घिन आ सकती है। लिन मुस्कुराया, यह सोचकर कि वह एक नौसिखिए रसोइये की भावनाओं को समझता है जो अपनी कमियां छिपाना चाहता है। इसीलिए उसने जवाब दिया, वह बस यहीं रहेगा और दूर से ही निर्देश देगा। उसकी ओर मुड़कर लिन ने पूछा, वह किस स्टेप पर रुका था?